गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम लोग का वॉइस का टॉपिक चल रहा है और वॉइस के टॉपिक में हम लोग सिंपल फ्यूचर को समाप्त कर चुके हैं। ऐसा बहुत सारी किताबों में एक्सप्लेन है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का वॉइस नहीं होता है, ठीक है, और ये सही भी है। लेकिन अगर कुछ किताबों की हम लोग बात करें तो उसी किताब में अगर बोला जाता है कि कुछ केस में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बना भी सकते हैं। ऐसे जनरली फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो उसको भी हम लोग वॉइस के प्रोसेस से बना सकते हैं। चलो तो आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में जानने वाले हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस चलो तो पहले हम बता चुके हैं आप सभी लोगों को कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है तो उस केस को हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो सेंटेंस समझ लो एक्टिव वॉइस है, और अगर सब्जेक्ट के ऊपर ही काम समाप्त हो जाए तो आपको मान लेना है कि वो सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। चलिए तो अभी हम एक सेंटेंस लिखते हैं। हमारा सेंटेंस है हम लोग अंग्रेजी बोलते रहेंगे। तो निश्चित तौर पे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि हम लोगों का अंग्रेजी बोलने का काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, इसलिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और ये एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि इस वाक्य में जो हम लोग है, जो सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये एक्टिव वॉइस है। और मैंने ये भी बताया है कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस। जो आपने टेंस में पढ़ा वही एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ पर हम लोगों को टेंस के रूल को अप्लाई करना होगा। चलो तो एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस का रूल क्या होता है इसको जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की, और जहाँ तक कॉन्टिन्यूअस की बात है तो मैंने बताया है कि टेंस में कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है V4। जब भी आप कंटिन्यूटी की बात करें, सेंटेंस में काम जारी हो, तो जारी वाले सेंटेंस के लिए हम लोग V4 लगाते हैं। कंटिन्यूअस के केस में हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोगों को वर्ब लेना है, चूंकि हम लोग कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। और अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्यूचर की। तो फ्यूचर का मतलब निश्चित तौर पे फ्यूचर दैट इज गागेगी, और ये गागेगी जो है अपने लिए सैलविल लेकर आता है। गागेगी का इंग्लिश क्या होता है? सैलविल होता है। तो यहाँ पर हम लोग सैलविल लिए और यहाँ पर हम लोग V4 लिए। अब ध्यान क्या देना आप लोगों को कि सैलविल एक मॉडल वर्ब है। सैलविल क्या है? एक मॉडल वर्ब है, और हर मॉडल अपने बगल में V1 लेता है। जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे सैलविल हो या कैन कुड हो, शुड हो, मस्ट हो, सारे मॉडल्स अपने बगल में V1 लेते हैं। तो निश्चित तौर पर सैलविल को V1 चाहिए। लेकिन V4 का डिमांड क्या है? मैंने बताया था V4 जो है अपने पहले टेंस में इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग करता है। आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और वहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें हम लोग, तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी V4 अपने पहले इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग करता है। लेकिन यहां पर फ्यूचर को V1 चाहिए, तो हम लोगों को इज एम आर वाज वर्ब का V1 लेना है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इज एम आर वाज वर्ब का जो जन्मदाता है, जो निर्माता है, वो बी है। तो बी क्या होता है? वो V1 होता है। उसी का वर्ब टू हम लोग वाज लेते हैं, जिसका प्लूरल वर होता है। उसी बी का वर्ब 3 बिन होता है, और वर्ब 4 बीइंग होता है, और बी का ही वर्ब 5 इज होता है, जिसके कंडीशन में हम लोग एम और आर का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित तौर पे इज एम आर वाज वर्ब का जो V1 होता है वो बी होता है। तो हम लोग को यहाँ बी का प्रयोग करना होगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि ये जो बी है ये पैसिव का है। नहीं, ये जो बी हमने इस्तेमाल किया है ये एक्टिव के लिए इस्तेमाल किया है, सैलविल और V4 को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया है। V4 को इज एम आर वाज वर्ब चाहिए था और सैलविल को V1 चाहिए था, तो हम लोगों ने इज एम आर वाज वर्ब का V1 क्या ले लिया? बी ले लिया। अब निश्चित तौर पे आगे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और पीछे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर अभी हो चुका है तैयार।
ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग को इसी स्ट्रक्चर से इस सेंटेंस को बनाना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हम लोग अंग्रेजी बोलते रहेंगे, वी के साथ हम लोग यहाँ शैल का इस्तेमाल करेंगे, वी शैल, उसके बाद बी, स्पीक का V4 क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। तो वी शैल बी स्पीकिंग, और ऑब्जेक्ट चूंकि इंग्लिश है तो यहाँ हम लोग को इंग्लिश यानी अंग्रेजी को लिख लेना है। तो वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस है। और इसी का पैसिव वॉइस हम लोग को बनाना है, जहां बहुत सारी किताबों में ऐसा बताया गया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, लेकिन आप ल्यूसेंट पढ़ेंगे तो वहां पर यह कंसेप्ट दिया गया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, लेकिन स्पेशल केस में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बना सकते हैं। और वो प्रोसेस अभी हम लोग को समझना है। यहां पर जो सेंटेंस है, हम लोग अंग्रेजी बोलते रहेंगे, हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है और अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था कि जब भी एक्टिव से आप पैसिव बनाओगे, यू हैव टू चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो अंग्रेजी है वो आगे आ जाएगा और सेंटेंस कुछ इस प्रकार हो जाएगा, अंग्रेजी हमारे द्वारा या फिर हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा या हम लोगों के द्वारा बोला जाता रहेगा, बोला जाता रहेगा। चलिए, तो अंग्रेजी हमारे द्वारा बोला जाता रहेगा या अंग्रेजी हम लोगों के द्वारा बोला जाता रहेगा। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि अंग्रेजी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद काम नहीं कर सकता है। अंग्रेजी खुद नहीं बोलता है, वो हम लोगों के द्वारा बोला जाता है या किसी पर्सन के द्वारा बोला जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नॉट डूअर है, और जब सब्जेक्ट नॉट डूअर होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग को पैसिव का स्ट्रक्चर लेना होता है। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में हम लोग को एक ध्यान देना होता है कि आप किसी भी टेंस का पैसिव पढ़ो, चाहे आप प्रेजेंट का पढ़ो, पास्ट का पढ़ो या फ्यूचर का पढ़ो, आपको पैसिव में वर्ब 3 का ही प्रयोग करना है। जब भी पैसिव की बात करेंगे तो यू हैव टू यूज वर्ब 3, क्योंकि एक प्रोसेस है। यहाँ ऑब्जेक्ट हो चुका है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो चुका है ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो परफेक्शन को दिखाता है। यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होने का काम पूर्ण है और ऑब्जेक्ट भी क्या बन चुका है, सब्जेक्ट। तो ये एक प्रोसेस जो है जो परफेक्शन को दिखाता है, और परफेक्शन के लिए अक्सर हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। जब भी हम लोग परफेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जा चुकी है तो सी हैज गॉन, तो निश्चित तौर पे यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बन चुका है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। ये प्रोसेस परफेक्शन का है, इसलिए जितना भी पैसिव वॉइस है वहां हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित तौर पे इस पैसिव में भी हम लोग को V3 का प्रयोग करना है। तो हम लोगों ने V3 ले लिया। अब निश्चित तौर पे शैल तो है, और शैल अपने साथ एक्टिव में बी का भी इस्तेमाल किया है। अब सवाल क्या है कि यहाँ पर V4 है, और निश्चित तौर पे ये जो सब्जेक्ट है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, नॉट डूअर सब्जेक्ट है। और पैसिव का जितना भी सेंटेंस होता है उसमें हम लोग सब्जेक्ट को हेल्प करने के लिए बी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बी का, क्योंकि इंग्लिश में सबसे पावरफुल जो वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब होता है वो बी होता है, क्योंकि बी के पास 5 पावर है। अभी मैंने बताया था इज, एम, आर, वाज, वर। हैव की भी हम लोग बात कर सकते हैं, तो हैव ने हेल्पिंग 2 दिया है, एक हैज और एक हैड। डू की बात करें, वहां भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक डज है और एक डिड है। तो डू से 2 हेल्पिंग वर्ब, डज और डिड। हैव से 2 हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज और हैड। और बी से 5 हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर। तो निश्चित तौर पे इंग्लिश का सबसे पावरफुल हेल्पिंग वर्ब जो है वो बी होता है। अब सवाल क्या है कि जब हमको मदद लेना ही है तो हम लोग कमजोर से क्यों लेंगे, इसलिए हम लोग हैव और डू से हेल्प नहीं लेते हैं। जितना भी पैसिव सेंटेंस है वहां हम लोग मदद किससे लेते हैं, बी से लेते हैं। और यही कारण है कि जब हम लोग सिंपल पास्ट का पैसिव बनाते हैं तो वहाँ V2 के जगह हम लोग वाज वर का प्रयोग कर देते हैं। क्योंकि सेंटेंस में V2 चाहिए, तो V2 जो है वो बी से ही वाज वर में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं तो वहाँ V4 का डिमांड होता है, और यही बी वहाँ जाके बीइंग बन जाता है। जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो वहाँ V3 का डिमांड होता है, परफेक्शन में V3 चाहिए, तो यही बी जाके वहाँ क्या बन जाता है, V3 बन जाता है। अभी यहाँ पर हम लोगों का डिमांड जो है वो V4 है, तो निश्चित तौर पे इस बी का V4 क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बीइंग भी। बच्चे कंफ्यूज के सर ये तो रूल गलत लग रहा है, लेकिन आपको समझना क्या है, ये जो बी है ये गिफ्टेड कहाँ से बताओ, एक्टिव वॉइस से। ये एक्टिव वॉइस से आया हुआ है।
अभी ये जो बीइंग है ना, ये किसके लिए आया बताओ? यहां जो सब्जेक्ट जो है नॉट डूअर है, इसके लिए हमने बीइंग का प्रयोग किया। यानी आपको समझना क्या है, दोनों भी एक ही प्रोसेस को नहीं दिखा रहा है। अगर मैं बोलूं आई वॉच अ वॉच, तो ये सेंटेंस गलत थोड़ी है। एक वॉच का मतलब घड़ी होता है, एक वॉच का मतलब देखना होता है। तो यहां जो बी आप देख रहे हो, ये दोनों बी में डिफरेंस है। ये बी जो है ये ऑलरेडी एक्टिव से आया हुआ है। आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस पढ़ा होगा। अभी जो मैंने बीइंग लिया वो किसके लिए बताओ? पैसिव के लिए है। तो दोनों जो बी है, दोनों का यूज अलग है, एक डूअर के लिए है और एक नॉट डूअर के लिए। यहां जो बीइंग है, निश्चित तौर पे सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको हेल्प के रूप में बीइंग का प्रयोग किया। क्यों बीइंग का प्रयोग किया? क्योंकि सेंटेंस का डिमांड क्या है? V4 है। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट होता तो यहां V3 लगता, और जब फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल प्लस हैव प्लस V3 लगता, तो इस V3 को हम लोग को यहां बीन में कन्वर्ट करना होता। अगर ये सिंपल फ्यूचर होता तो सिंपल फ्यूचर का रूल होता सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां जो V1 होता उसको हम लोग को बी यानी कि बी में कन्वर्ट करना होता। तो कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश में कभी कभी दो शब्द एक जगह पे आते हैं, लेकिन दोनों का कंसेप्ट क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मैंने अभी बताया आई वॉच अ वॉच, है ना? तो दोनों का केस अगर ऐसा सेंटेंस में आए जहां दोनों अलग अलग चीजों को प्रस्तुत करे, तो वो कंसेप्ट गलत नहीं होता, है ना? जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि आई वॉच्ड अ वॉच्ड मूवी, तो बच्चे बोलेंगे तो गलत है। लेकिन यहां समझना क्या है, मैंने देखा, जो मैंने बोला आई वॉच्ड, तो यहां वॉच्ड क्या है? V2 है। और मैंने क्या देखा? तो एक देखी हुई सिनेमा देखी। तो देखी हुई सिनेमा का एक एडजेक्टिव है, तो देखी हुई सिनेमा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? द वॉच्ड मूवी। द वॉच्ड मूवी। तो यहां दोनों वॉच जो है अलग अलग केस को प्रस्तुत कर रहा है, तो ये गलत नहीं होता है। इसलिए यहां पर दोनों जो भी है अलग अलग कंसेप्ट को प्रस्तुत कर रहा है, एक एक्टिव के लिए और एक पैसिव के लिए। इसलिए इसको हम लोग गलत नहीं मान सकते, और यहां पर हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है तैयार। अब इस स्ट्रक्चर से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। अंग्रेजी हमारे द्वारा बोला जाता रहेगा। अगर हम लोग उसको ट्रांसलेट करें तो सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश। चूंकि इंग्लिश नाउन है, तो इंग्लिश के साथ हम लोग को विल का प्रयोग करना होगा। इंग्लिश विल, उसके बाद बी एक्टिव वाला, उसके बाद पैसिव में हम लोग बीइंग ले लिए। तो इंग्लिश विल बी बीइंग, चूंकि स्पीकिंग है और हम लोग को पैसिव में V3 चाहिए, तो स्पीकिंग का वर्ब 3 क्या हो जाएगा? स्पोकन। तो इंग्लिश विल बी बीइंग स्पोकन। अब यहां पर ध्यान देना है हमारे द्वारा। तो अब यहां पर आप बाय अस लगा सकते हो, बाय अस लगा सकते हो, लेकिन पैसिव कहता क्या है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके होने और नहीं होने का मीनिंग सेम होता है। निश्चित तौर पर अंग्रेजी किसके द्वारा बोला जाएगा? हमारी द्वारा ही बोला जाएगा, लोगों के द्वारा ही बोला जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे वाक्य होते पैसिव में जहां हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। कब? जब हमारे सेंटेंस में वी हो, दे हो, है ना, समबडी हो, समवन हो, एनीवन हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो आप सेंटेंस लिख सकते हो कि इंग्लिश विल बी बीइंग स्पोकन हमारे द्वारा का बाई अस, बाई अस। लेकिन ये जो सेंटेंस है यहां बाई अस जो है, निश्चित तौर पे वी क्या है? एक प्लूरल पर्सन है, तो अंग्रेजी किसके द्वारा बोला जाएगा? हमारे द्वारा ही बोला जाएगा। तो यहां अस का सेंस हिडन है, तो आप अस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब भी हम लोग पैसिव बनाते हैं तो वहां वी और दे का जब ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है तो हम लोग अस और देम का प्रयोग वहां पर नहीं करते, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका पैसिव बना सकते हैं, इंग्लिश विल बी बीइंग स्पोकन। ये सेंटेंस हो गया सही। फिर से मैं वही बात बता रहा हूं कि देखो, बहुत सारे किताब में ऐसा कहा गया है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता, लेकिन उसी किताब में फिर ये बताता है कि स्पेशल केस में हम लोग उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप लुसेंट में देख सकते हो, वहां पर इस चीज को बताया गया है कि हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी पैसिव नहीं बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं होता है, लेकिन स्पेशल केस में अगर कभी जरूरत पड़े तो हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो इसी स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना होगा। चलो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।